वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 14 है हमारा। 13 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पढ़ते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है। देखना भाई, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? असामान्य मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसको एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, समझना भाई इसकी कहानी को। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? देखो, अभी तक तो आप क्या ले रहे थे? अभी तक आप ले रहे थे विद्युत अनअपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आप क्या ले रहे थे? विलेय ले रहे थे, और उसको आपने विलयन में डाला था। लेकिन अब कहानी कुछ अलग हो गई है। कैसे? क्योंकि आप अगर उसमें विलेय को डाल रहे हो तो वहां विलेय दो प्रकार की कंडीशन भी कर सकता है। विलेय उसके अंदर जाके वियोजित हो सकता है, आयनित हो सकता है, या विलेय उसके अंदर जाके क्या हो सकता है? संयोजित हो सकता है, संगुणित हो सकता है। कहने का मतलब, हमने एक कण डाला विलयन में, विलायक में, अब वो एक कण अंदर जाके टूट के दो हो सकता है, या हमने दो कण डाले विलायक के अंदर, तो वो दो कण जाके आपस में चिपक कर कितने कण बन सकते हैं? एक कण बन सकते हैं। कहने का मतलब दो तरीके की कंडीशन हो सकती है विलेय के साथ। या तो वो आयनित हो सकता है, वियोजित हो सकता है, या वो क्या हो सकता है? संगुणित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके पास NaCl है। ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। आपके पास क्या है भाई? NaCl है। आपने इसके कितने मोल ले रखे हैं? 1 मोल ले रखा है, आगे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 मोल ही है। ठीक है, और इसको आपने तोड़ दिया, विलयन में डाला, तो विलयन में जाके आपको पता है ये टूटेगा भाई, पानी के अंदर जाके, विलायक के अंदर जाके Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा। तो Na+ के भी कितने मोल हो गए? 1 मोल हो गया। Cl- का भी कितना मोल हो गया? 1 मोल हो गया। हमने तो 1 मोल डाला था, हमें मिला कितना? 1 + 1, हमें कितने मोल मिले? 2 मोल मिले। कणों की संख्या बढ़ गई ना भाई। 1 डाला था आपने, तो टूट के वो कितने हिस्सों में बट गया? 2 हिस्सों में बट गया, तो आपको कणों की संख्या अधिक मिली। अब कणों की संख्या अधिक मिल गई, ठीक है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है। ठीक है, सबसे प्रचलित एग्जांपल लेता हूं, देखो एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड को जब आप बेंजीन में डालते हो, किस में डालते हो? बेंजीन में डालते हो, तो बेंजीन में डालने पर ये क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। डाइमर का मतलब दो इसके जो अणु हैं वो आपस में क्या है? जुड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से। पहले भी हमने डायग्राम बनाया था इसका, देख लो एक बार और। CH3COOH, और इसी तरीके से यहां पर CH3COH डबल बॉन्ड, इस तरीके से कुछ होता है। यहां पर हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं भाई, प्यार मोहब्बत हो जाती है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इस वजह से ये क्या बना लेते हैं भाई? डाइमर बना लेते हैं, द्विलक बना लेते हैं। ठीक है ना, तो डाइमर बना लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है भाई कि यहां तो हमने कितने मोल लिए थे? देखो आप, 2 मोल लिए थे आपने। यहां आपको दोनों जुड़ गए, और दोनों ने जुड़कर कितना मोल बना लिया भाई? 1 मोल बना लिया। मोल को कहां चेक करते हो आप? आगे जो कुछ लिख रहा होता है वही आपका मोल होता है। यहां आगे क्या लिख रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1। यहां आगे क्या लिख रहा है? कुछ नहीं का मतलब कितने मोल है? 1। मैं यहां लिख देता 2, तो कितने मोल हो जाते? 2 मोल हो जाते। समझ गए ना आप कहने का मतलब? तो अब देखो, लिए कितने थे आपने? 2 मोल लिए थे। विलयन के अंदर कितना मोल मिला? 1 मोल मिला। कणों की संख्या गड़बड़ी हो गई, डाले तो 2, मिला 1। और आपको पता है कि जितने भी आपने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े हैं वो डिपेंड ही किस पे करते हैं? संख्या पे। अरे नाम में ही है उनका, अणुसंख्य गुणधर्म संख्या पर निर्भर करेंगे, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। और यहां हमने जब डाला तो डाला कुछ और संख्या मिली कुछ। इधर हमने डाले मोल ज्यादा, मिले मोल हमको कम, तो संख्या गड़बड़ा गई। संख्या गड़बड़ा गई तो अणुसंख्य गुणधर्म भी कैसे हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। और अणुसंख्य गुणधर्म हम किस लिए पढ़ते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म हम पढ़ते हैं विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए। तो जब कणों की संख्या परिवर्तित हो रही है तो विलेय का अणुभार भी कैसा हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। हमें जो कैलकुलेट मिलता है वो कुछ अलग होता है, और वास्तविक अणुभार कुछ अलग होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। कि भाई हमें जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है वो वास्तविक मोलर द्रव्यमान से अलग प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। कणों की संख्या
परिवर्तित हो जाने से अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित हो जाएंगे, और अगर अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित हो गया तो मोलर द्रव्यमान भी कैसा हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी हमें जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा वो या तो कम प्राप्त होगा या ज्यादा प्राप्त होगा। कहने का मतलब जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त आपको होगा वो कैसा होगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा। इसी बात को हम इसमें समझने वाले हैं। तो पूरा जो आइडिया है वो मैंने आपको एक दे दिया है। अब मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूं और डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। ठीक है भाई, देखना क्या बोलता हूं मैं। ठीक है भाई, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, यदि विलेय में विलायक को घोलने पर, डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, यदि विलेय में विलायक को घोलने पर, विलायक में विलेय को, ठीक है ना, यदि विलायक में विलेय को घोलने पर, विलेय को घोलने पर आयनन या संगुणन होता है। आयनन का मतलब टूटना, वियोजन, और संगुणन का मतलब जुड़ना, संयोजन। ठीक है, मैं चलो ब्रैकेट में लिख देता हूं, संगुणन, संयोजन। ठीक है, घोलने पर आयनन या संगुणन होता है तो कणों की संख्या, कणों की संख्या क्रमशः, क्रमशः कैसी होगी, अगर आयनन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, तो क्रमशः अधिक व कम होती है। ठीक है, जिससे, जिससे अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण, इस कारण विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कम या अधिक प्राप्त होता है, कम या अधिक प्राप्त होता है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, सारी कहानी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दी। ठीक है, जो बात आपको बताई है वही बात हमने लिखी है कि जब हम विलायक में विलेय को घोलते हैं तो आयनन या संगुणन होता हो तो कणों की संख्या क्रमशः अधिक व कम होगी। भाई अगर वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी। जैसे NaCl में आपने क्या किया था, वियोजन ही तो करवाया था। वियोजन की में क्या हो रहा था, एक टूटकर दो बन रहा था, तो वियोजन में कणों की संख्या कैसी होगी, अधिक होगी। और अगर संगुणन होगा, दो जुड़कर एक होंगे, तो दो जुड़कर जब एक होंगे तो कणों की संख्या कैसी हो जाएगी, कम। तो संगुणन में कणों की संख्या कम होती है। और अगर कणों की संख्या में हेराफेरी हुई तो अणुसंख्य गुणधर्म भी कैसे हो जाते हैं भाई, परिवर्तित हो जाते हैं। और अणुसंख्य गुणधर्म क्या ज्ञात करते हैं, विलेय का अणुभार। तो जब अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं तो विलेय का अणुभार भी कैसा हो जाएगा, परिवर्तित। या तो वो अणुभार ज्यादा प्राप्त होगा या कम प्राप्त होगा। तो आगे हमने यही लिखी है, जिस कारण विलेय का अणुभार कम या अधिक प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन को एक बार लिखो, फिर इसके एग्जांपल भी मैं आपको यहीं के यहीं समझाता हूं। ठीक है, इसको लिखो पहले एक बार, वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई। लिख लिया, बोलो भाई, लिख लिया। चलें, चलें आगे, चलो अब इसके एग्जांपल देखना। ठीक है, देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल अब आपने लिया है यहां पर NaCl, और NaCl का सबको पता है क्या होना है, आयनन होना है। आयनन का मतलब हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि इसका क्या होना है भाई, वियोजन होना है। ठीक है, तो चलो हम इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। इधर से इधर जाएंगे तो वियोजन हो रहा है। वियोजन में ये क्या होगा, टूटेगा। टूट के क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर तो हमने कितने मोल लिए थे इसके, 1 मोल लिए थे। यहां हमें 1 मोल Na+ का भी मिला, 1 मोल हमें Cl- का भी मिला।
एक लिया, 2 कण मिले, यानी हम कह सकते हैं, यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि कणों की संख्या तो कैसी हो जाती है भाई, कणों की संख्या बढ़ती है। क्या लिखेंगे हम, कणों की संख्या बढ़ती है। तो जब वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम अणुभार की, अणुभार बढ़ेगा या घटेगा। भाई एक लिया था तो अणुभार कैसा है, ज्यादा, टूटकर आधा हो गया तो अणुभार कैसा हो जाएगा, कम। अरे भाई एक मोल NaCl लिया था आपने, अब टूट गया, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, तो वजन तो कैसा रह गया, आधा रह गया ना। मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक मार्कर है, इसको तोड़कर मैं 2 कर दूं, एक हिस्सा ये ढक्कन वाला, एक हिस्सा पीछे वाला ये, तो इसका वजन कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि कणों की संख्या में तो क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, परंतु अगर हम बोले कि अणुभार में क्या हुआ है, तो हम कहेंगे कि अणुभार में क्या आई है, कमी आई है। अणुभार में क्या हुई है भाई, अणुभार में कमी हुई है। बोलो बात आ गई समझ में। और अणुभार में कितनी कमी हुई होगी, आधा हो गया है जस्ट, तो आधा कमी हुई होगी, यानी हमें जो वास्तविक अणुभार मिलेगा वो कितना मिलेगा। देखो पहले तो NaCl का जोड़ लो, Na का एक का कितना होता है 23, ठीक है, एक का कितना होता है 23, और इसका कितना होता है Cl का 35.5, तो जोड़ोगे तो किसका कितना आएगा, मोलर द्रव्यमान, मोलर भार कितना आएगा इसका, NaCl का, इसका अणुभार आता है आपका 58.5। ये तो क्या है भाई, इसका वास्तविक अणुभार, एक्चुअल में तो इसका अणुभार इतना ही होता है वास्तविक रियल में, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने देखा, और ऑब्जर्व करने वाले को हम बोलते हैं प्रेक्षित अणुभार। ऑब्जर्व करने वाले को, जो आपने देखा उसको क्या बोलते हैं, प्रेक्षित को इंग्लिश में ऑब्जर्व्ड। प्रेक्षित जो अणुभार आपका मिला वो इससे जस्ट कैसा मिला, आधा मिला। आधे का मतलब 35.5/1/2, तो भाग दे के देख लेना, चलो दे ही देते हैं हम। 2 से इसको काटो 2 बार, कितना बचा यहां 1, 2 नाम के 18.25। तो हमें जो प्रेक्षित अणुभार प्राप्त हुआ वो किससे मिला, इससे जस्ट आधा मिला। तो हम कह सकते हैं कि जब आप वियोजन करवाते हो तो कणों की संख्या में तो क्या होती है भाई, बढ़ोतरी होती है, लेकिन अणुभार में क्या आती है, कमी आती है। अब एक एग्जांपल हम उसका भी देख लेते हैं, किसका, संगुणन का। ठीक है, लिख लो, चलो पहले इसको लिख लिया या इसके नीचे ही बता दूं, नीचे ही बता देता हूं भाई। चलो देखो एग्जाम्पल देखना, ठीक है। और संगुणन का बढ़िया एग्जाम्पल अभी हमने और लिया था, डिस्कस किया था, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका हम करा रहे हैं संगुणन, इसका क्या करा रहे हैं, संगुणन। ठीक है, संयोजन करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैं वो स्ट्रक्चर बना के नहीं बता रहा, डायरेक्ट लिख देता हूं। 2 लिए थे, जुड़कर क्या बना रहे हैं, ये 1 बना रहे हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ दिया, होल्टवाइज लगा दो भाई। होल्टवाइज का मतलब ये दोनों आपस में क्या है, जुड़ चुके हैं, और आगे जो लग रहा होता है वो मोल होते हैं। यहां कितने मोल हैं भाई, कितने मोल हैं, यहां 2 मोल हैं। मिला कितना मोल, आगे क्या लग रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब मिले कितने मोल, 1 मोल मिले। तो मुझे बताओ कि कणों की संख्या में वृद्धि हुई या कमी। सीधी सीधी दिख रही है बात कि कणों की संख्या में क्या हुई है, कमी। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कणों की संख्या में तो क्या आई भाई, कणों की संख्या में हुई कमी, और कमी को हम नीचे के साइड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ अणुभार में कमी होगी या वृद्धि होगी, 1 मार्कर ये रहा, 1 मार्कर ये रहा, 2 मार्कर लिए मैंने और इनको इनको डाला, अंदर जाके पता चला ये दोनों जुड़ गए, तो जुड़कर इनका वजन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अरे बोलो भाई, बढ़ गया ना। एक का वजन 5 ग्राम था, इसका वजन 5 ग्राम था, दोनों अंदर जाके जुड़ गए। तो अब जब मैं मार्कर का वजन चेक करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 10 ग्राम मिलेगा। तो कहने का मतलब जब भी संगुणन होगा तो आपके अणुभार में क्या होगी, वृद्धि होगी। एक CH3COOH का अणुभार कम, लेकिन अंदर जाके दोनों जुड़ गए, तो जुड़ने पर अणुभार में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो आप यहां लिखोगे कि अणुभार में क्या होगी, अणुभार में वृद्धि होगी, अधिकता होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर प्रेक्षित अणुभार बताओ भाई मुझे, इधर प्रेक्षित कितना मिलेगा, कैलकुलेट करने की कोशिश करो, चेक करो भाई। एक CH3COOH का अणुभार कितना है, ठीक है, एक कार्बन का कितना होता है, 12,
और एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा 4, 3 ये रहे, 1 ये रहे, दोबारा से एक कार्बन मिला, इसका भी कितना होगा 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना होगा 32। जब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 60 ग्राम आएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 मोल एसिटिक एसिड का, 1 मोल एसिटिक एसिड का जो वास्तविक अणुभार होगा, वास्तविक अणुभार होगा वो कितना होता है भाई, वास्तविक अणुभार कितना होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जाके तो 2 चिपक गए, एक नहीं रहा। अभी तो हमने यहां पर CH3COOH CH3COOH अलग अलग लिए थे, अंदर जाके दोनों चिपक गए, तो 2 चिपक गए तो अणुभार जस्ट कैसा हो जाएगा दुगना। लेकिन जब हमने विलयन के अंदर चेक किया तो जो हमें प्रेक्षित अणुभार प्राप्त हुआ, वो प्रेक्षित अणुभार हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, वो हमें प्राप्त हुआ 60 गुणा 2, यानी हमें प्राप्त हुआ 120 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपकी किसकी थी, एबनॉर्मल मोलर मास की। एक बार इस पूरे चार्ट को बना लो। ठीक है भाई, बना लिया। आज का लेक्चर अपना छोटा ही है, छोटा लेक्चर रखते हैं क्योंकि अगला जो वांट ऑफ गुणांक है वो बहुत बड़ा है, तो वो एक लेक्चर में अगर उसको कन्वर्ट करूंगा तो 1.5-2 घंटे की वीडियो, और आप उसको शायद झेल नहीं पाओगे, तो इस वजह से मैंने उसके पार्ट कर दिए। ठीक है भाई, अगला हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहां से आपको 3 नंबर तक का भी न्यूमेरिकल मिल सकता है। ठीक है, अगर एक ही न्यूमेरिकल मिला तो 3 नंबर का मिलेगा भाई। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया से हम उसको समझेंगे। ठीक है, हम उसमें एक बार तो पढ़ेंगे कि वियोजन के लिए कौन सा आपका फॉर्मूला निकलेगा, और एक बार हम पढ़ेंगे संगुणन के लिए। ठीक है, और ये वियोजन और संगुणन की जो इकाई है ना, उसको हम एक फैक्टर से दिखाते हैं जिसको बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो सारी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई बताया करो। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा, आप वीडियो देख के चले जाते हो, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमें भी क्या हो, थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप भी मोटिवेट हो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।